एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर ली है। रोटेशनल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, आज उसकी लास्ट वीडियो है। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों को मिक्स करके। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या हमने फॉर्मूले देखे थे। देखो, रोटेशन के केस में हमने एक एनर्जी लेवल्स के लिए जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था, बीजे J+1। और ये किस केस में था, जब हम कोई रिजिड मॉलिक्यूल मान रहे हैं, राइट, उसके केस में ये वाले हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल आए हैं। सेकंड, अगर हमने रिजिड की जगह नॉन रिजिड मान लिया तो फिर क्या चेंजेस आए थे, बीजे J+1 माइनस डी जे स्क्वायर J+1 होल स्क्वायर। दिस इज फॉर नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले तो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए थे। फिर नेक्स्ट हमने देखा था वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है देन उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशनल के केस में हमने एनर्जी की वैल्यू देखी थी, क्या आई थी, V+1/2 ओमेगा ई बार। दिस इज फॉर SHO where omega is the vibrational frequency and V is the vibrational quantum number। नेक्स्ट हमने देखा था एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए V+1/2 ओमेगा ई बार माइनस V+1/2 होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी। दिस इज फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये चार फॉर्मूले हमने एनर्जी की टर्म्स में देखे थे। अब हम जो बात करने वाले हैं ना, हम करने वाले हैं वाइब्रेटिंग रोटेटर की बात। वाइब्रेटिंग रोटेटर दोनों ही चीजें होंगी, वहां पर वाइब्रेशन भी कर रहा होगा और साथ साथ रोटेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, वैसे तो ये दोनों चीजें हमारी क्या होती हैं, अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो उसमें रोटेशन पे फर्क पड़ता है, रोटेशन कर रहा है तो वाइब्रेशन पे फर्क पड़ता है। मतलब दोनों चीजें हमारी डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, उनमें फर्क पड़ता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर प्रिंसिपल, उसमें क्या होता है कि हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो रोटेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी वाइब्रेटिंग रोटेटर की तो हम उसको कंबाइन करके कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें सबसे पहले तो हेडिंग लिखो वाइब्रेटिंग रोटेटर, वाइब्रेटिंग रोटेटर। और बात किसकी हो रही है, डायटोमिक की बात हो रही है, डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर। तो इसके लिए अगर हमें एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तब हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी की बात होगी, वो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल। ठीक है, ये चीज होगी। यानी हमने रोटेशनल के केस में क्या लिया था, EJ, और वाइब्रेशनल के केस में EV। तो EJ प्लस EV की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लेंगे E इज इक्वल टू, रोटेशनल के लिए क्या वैल्यू आएगी, BJ J+1। देखो, हम यहाँ पर ना रिजिड वाला नहीं ले रहे हैं, नॉन रिजिड का केस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर D की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये स्मॉल होती है बहुत, तो इसलिए हम सिर्फ ये वाली वैल्यू यहाँ पर लेंगे। प्लस वाइब्रेशनल के लिए V+1/2 ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये आई है टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग रोटेटर। तो जो वाइब्रेटिंग रोटेटर होता है, अगर हम उसके ग्राफ को देखें, ग्राफ को क्या, उसके एनर्जी लेवल्स देखते हैं।
ये तो है v इक्वल टू 0 वाली स्टेट और ये है v इक्वल टू 1 वाली, यानी ये वाली जो चीज है पूरी ये है वाइब्रेशनल लेवल्स, और ये जो चीज है ये भी वाइब्रेशनल लेवल्स। बट ये जो बीच की लाइनें दिख रही है ना इसकी, ये हमारी किसके लिए हैं, रोटेशनल के लिए। j इक्वल टू 0 1 2 3 कोई भी लेवल हो सकता है, हमने सिर्फ 3 तक ये माने, ठीक है। तो ये वाले कौन से लेवल हुए हमारे, रोटेशनल के लेवल, और ये वाला कंप्लीट जो है वाइब्रेशन का लेवल। यानी जो वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं वो रोटेशनल से बड़े होते हैं, इनमें इतना गैप है, और जबकि ये छोटे छोटे होते हैं बीच में, ठीक है, अगर कंबाइन की बात करें तो, ठीक है। देखो इस केस में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल हमारा वाइब्रेट भी कर रहा है, साथ साथ रोटेशन भी कर रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन भी और रोटेशन भी। तो इनके सब दोनों चीजें होने से एक फ्रीक्वेंसी होगी, जब रेडिएशन आएगा वो उस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा तो ट्रांजिशंस होंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो सकते हैं, मान लो फिलहाल मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है j इक्वल टू 0, यानी रोटेशनल के इस वाले लेवल में और वाइब्रेशनल का भी ये पहला लेवल है, ठीक है। तो मान लो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाइब्रेशन के दूसरे लेवल में जाएगा, ठीक है, j 0 लेवल है और यहाँ पर भी j 0 लेवल में गया है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो j इक्वल टू 1 वाली स्टेट है वहां से मॉलिक्यूल j इक्वल टू 1 वाले लेवल में चला जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 से 2 वाले लेवल में चला जाए, या फिर 3 से 3 वाले लेवल में जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है कि मॉलिक्यूल इस तरीके से जा रहा है, तो क्या देखो कॉमन क्या चीज आ रही है कि जो हमारा ये गैप है ये 0 का गैप है, यानी j इक्वल टू 0 वाले लेवल पे ऐसा होगा, ठीक है। जब रोटेशनल क्वांटम नंबर 0 होगा उस केस में हमारा ये इस तरीके से ट्रांजिशंस पॉसिबल है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो 0 वाली स्टेट से 1 वाली स्टेट में जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है 1 से 2 में जाए, या फिर हो सकता है 2 से 3 में जाए, 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर गैप देखो कितना आ रहा है, कोई भी लेवल ले लो, अगर आप उसको माइनस करके देखोगे 3 - 2 1, 2 - 1 1, 1 - 0 1, तो यानी ये वाली चीज j इक्वल टू 1 के लिए आ रही है, राइट। तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिशन इस तरीके से भी हो कि पहले ये 1 में है और फिर ये 0 में गया, या फिर पहले ये 2 में है तो 1 में गया, 3 में है तो 2 में गया, ये वाले ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। अगर ऐसा हो रहा है तो गैप कितना आ रहा है, देखो 1 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर j इक्वल टू -1 वाली स्टेट, ठीक है, j इक्वल टू -1। तो ये चीज देखो यहाँ पर दोनों चीजें 0 से स्टार्ट हो रही हैं, बट ये वाला जो लेवल है ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा -1 वाला, क्योंकि फिर ये इस सिलेक्शन रूल को फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इनको ट्रांजिशंस को करने से हमें क्या वैल्यू पता चली है, क्या चीज पता चली है कि ये जो हमारे j इक्वल टू 0 वाले ट्रांजिशंस होते हैं इसको हम क्यू ब्रांच बोलते हैं, जो हमारे -1 वाले होते हैं उसको p ब्रांच बोलते हैं, और जो +1 वाले उसको r ब्रांच। तो ये होती हैं p q r ब्रांच, इनको हम इन स्पेक्ट्रल लाइंस को बोल रहे हैं p q r ब्रांचेस, p q r ब्रांचेस, ठीक है, इन स्पेक्ट्रल लाइंस को बोल रहे हैं p q r ब्रांचेस। अभी इसमें एक सिलेक्शन रूल और फॉलो हो सकता है j इक्वल टू 2 वाला भी फॉलो कर लेंगे, यानी ये 0 से डायरेक्टली 0 से डायरेक्ट 2 में जाए, 0 से डायरेक्ट 2 वाले लेवल में ट्रांजिशन हो जाए, तब सिलेक्शन रूल क्या होगा हमारा +2, ठीक है, j इक्वल टू 2 हो गया। अब एक चीज और हो सकती है यहाँ पर j - 2 भी हो सकता है। कैसे होगा, जब ट्रांजिशन हमारे मान लो ये 2 लेवल में है तो 2 से 0 में गया तो 0 - 2 -2, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रांजिशंस हो सकते हैं, तो इनको हम PQR ब्रांचेस बोलते हैं। और अगर ये 2 वाले हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, O and S,
OPQRS, ये हमारी ब्रांचेस होती हैं। मोस्ट कॉमन होती है हमारी PQR ब्रांचेस, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ पर हो सकता था कि ये इस वाले वाइब्रेशनल लेवल से इस वाले वाइब्रेशनल लेवल में गया है, ठीक है, इस वाले वाइब्रेशनल लेवल से इस वाले वाइब्रेशनल लेवल में डायरेक्टली ट्रांजिशन हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, ऐसे पहुंच जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ यहाँ पर? तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि वही क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात आ जाती है, क्योंकि एनर्जी फिक्स होती है। तो जब उसको इतनी एनर्जी मिली हुई है, इतना अमाउंट है उसके पास कि वो उस लेवल में जाए, तो वो क्यों यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम अगर नॉर्मल एग्जांपल से देखें, आपको भी देखो, अगर आपको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, मान लो आपको 1000 रुपीज मिल रहे हैं और एक तरफ आपको 200 मिल रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे? 1000 पे, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लोगे। तो ऐसा ये होता है कि इसको यहाँ पर एनर्जी मिल रही है, उसकी फिक्स वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर इतनी एनर्जी उसको नहीं मिल रही है, तो उसको तो फिक्स वाली वैल्यू चाहिए ना, उसको अपनी स्टेबिलिटी से मतलब है। तो इसलिए मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में उसको कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी OPQRS ब्रांचेस, ये पूरा स्पेक्ट्रा हो गया हमारा इन ब्रांचेस के लिए, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल लीनियर है, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, हमारे रोटेशन होता है। मान लो कोई लीनियर मॉलिक्यूल है तो ये क्या कर रहा है, हमारा रोटेट कर रहा है। पर अगर हम इसको रोटेट कर रहा है, और अगर ये वाइब्रेट भी कर रहा है तो भी अपनी इस एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। तो सेम ही एक्सिस पे सब कुछ हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हमारे वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वहीं पर रोटेशन हो रहे हैं। ऐसे भी करोगे तो भी रोटेशन सेम आते हैं, हमारे मॉलिक्यूल तो सेम ही एक्सिस पे रहता है ना, तो वो चेंज नहीं होता है, उस मेन एक्सिस के थ्रू ही हो रहा है सब कुछ। तो इसलिए जो लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का केस होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि जो वाइब्रेशंस होते हैं पैरेलल होते हैं, पैरेलल वाइब्रेशंस, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हमारा लीनियर तो है मॉलिक्यूल बट पॉलीएटॉमिक हो जाए, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? देखो डायटोमिक तो जैसे HCl हो गया हमारा, ठीक है, या H2O2 इस तरह के हो गए। लेकिन पॉलीएटॉमिक का केस मान लो CO2 हो गया, ठीक है। तो C में ये वाला तो पॉसिबल है कि ये वाला हमारा जो है लीनियर है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको बेंड करा दिया जाए। तो अगर ये बेंड हो जाता है, उस केस में यहाँ पर हमारे परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस भी होते हैं, ठीक है। अब जो एक्सिस पहले ये वाली थी, अब ये वाली एक्सिस के थ्रू रोटेशन हो सकता है और वाइब्रेशन भी हो सकता है। तो अब लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में हमारे परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। तो जो हमारे पैरेलल वाइब्रेशंस होंगे और जो परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होंगे, तो क्यू ब्रांचेस देखने को मिलेंगी परपेंडिकुलर के केस में। इस वाले केस में हमें क्यू ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, और जो पैरेलल वाइब्रेशंस होंगे इसमें हमारी P एंड R ब्रांचेस होंगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्टली आपको एक मॉलिक्यूल देंगे, उसमें पूछेंगे कि बताओ PR ब्रांचेस आएंगी या PQR ब्रांचेस आएंगी, किसमें Q ब्रांचेस नहीं आएंगी, किसमें हमारी PR ब्रांचेस नहीं आएंगी। इस तरह के क्वेश्चन उसको पूरा घुमा फिरा कर आ सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस में Q ब्रांचेस एंड पैरेलल वाइब्रेशंस में PR ब्रांचेस, ठीक है। तो ये सब चीजें थी हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल दोनों कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी बची है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगी, फिर हम दूसरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उनको देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, इसको रिवाइज करना एंड कीप लर्निंग।